रास्ते में नेशनल स्टेडियम के पीछे हमारा घर था, जहां मेरे फोन के साथ CSD मुंसलिक थी। अगर मैं इसी वक्त अपनी गाड़ी से घर के लिए रवाना हो जाता तो इत्मीनान से खुलकर जलाल से बात कर सकता था। 7 बजे अव्वल खान स्टेशन 4 से निकलकर रास्ते से मुझे अपने साथ ले लेता। ऑपरेशन को किसी अल्तवा में डाले बगैर जलाल से फोन पर गुफ्तगू होने का इम्कान जहन में उभरते ही मैंने गर्मजोशी से कहा, तुमसे मुज़ाकरा ज्यादा जरूरी है तो मुझे अपना नंबर लिखवा दो, मैं आधे घंटे में तुमसे राब्ता करता हूँ। जलाल ने अपना फोन नंबर बताया और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वो यकीनी तौर पर किसी बड़ी उलझन का शिकार हो चुका था। मैं घर जा रहा हूँ। जलाल CSD के बगैर होने वाली गुफ्तगू को गैर महफूज तस्वुर कर रहा है। मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, तो फिर आईमैन के खिलाफ ऑपरेशन का प्रोग्राम मनसूख कर दिया जाए। अव्वल खान ने हैर से पूछा, वो प्रोग्राम अपनी जगह बरकरार है। अभी हमारे पास तकरीबन 1 घंटा है, इससे ज्यादा से ज्यादा चंद मिनट तक बात होगी। जब तुम मुझे लेने के लिए आओगे मैं फारिग हो चुका हूँगा। वो मुझसे कोई बहुत अहम और जरूरी बात करना चाह रहा है। तुमने मुझे तजस्सुस में डाल दिया है, इससे होने वाली गुफ्तगू का खुलासा मुझे मोबाइल पर बता देना। अव्वल खान ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी। मैं वादा नहीं करता, कोशिश जरूर करूंगा, मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अगर प्रोग्राम की यह तब्दीली इतनी आसान है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरे मुसल्लत रहने से अव्वल खान के काम में खलल पड़ेगा। वीरा ने अपना फैसला सुना दिया। किसी ने वीरा की राय की तरदीद नहीं की। वह स्टेशन 4 पर मौजूद रहती तो अव्वल खान भी उसकी मेजबानी के तकल्लुफात में उलझा रहता और शायद तैयारी का कोई पहलू तिश न रह जाता। अव्वल खान ने मेरी गाड़ी तक आकर हम दोनों को रुखसत किया। इस रोज आईमैन से तसादुम के बाद ऐसी अफरा तफरी मची थी कि अव्वल खान मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर स्टेशन 4 ले आया था। कोल्टन फार्मेसी की करीबी गली में खड़ी हुई मेरी कार STF के एक ड्राइवर ने किसी वक्त वहां पहुंचा दी थी। जलाल क्या कह रहा था? इस नीम फौजी कैंप की हदूद से बाहर निकलने के बाद वीरा ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। बहुत कुछ कहना चाह रहा था लेकिन CSD का तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर न होने की वजह से कुछ कह नहीं सका। मैंने सरसरी लहजे में जवाब दिया। पनूद के बारे में क्या बात हुई? इस बार वीरा ने बराह रास्त सवाल कर डाला। अरे बाबा, कह तो रहा हूं कि उससे कोई काबिल जिक्र बात नहीं हो सकी, इसीलिए अब मैं घर जा रहा हूं। मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। उसने जोशे इंतकाम में वनूद को जहन्नुम वासिल तो कर दिया, लेकिन उसके सितारे गर्दिश में आ गए हैं। वीरा के लिए खामोश बैठना मुमकिन नहीं था। मुझे मालूम था कि जब तक मैं जवाब देता रहूंगा वो कुछ न कुछ पूछ कर मेरा दिमाग चाटती रहेगी। मैंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। हमारे घर लौटने का प्रोग्राम नहीं था। मैंने फ़ोन पर गजाला को अपनी नई मसरूफियत के बारे में भी बता दिया था। मुझे घर में देखकर वो खुशी से खिल उठी। मालूम होता है कि आपने 7 बजे वाला प्रोग्राम मनसूख कर दिया है। हरगिज़ नहीं, 7 बजे के करीब अव्वल खान हमें लेने के लिए आ जाएगा। वो प्रोग्राम बदस्तूर अपनी जगह कायम है। मैं इस वक्त जलाल से बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। वो तुमसे क्या कह रहा था? उसकी आवाज़ बुझी बुझी सी थी। बस आपके बारे में पूछकर सलाम दुआ के बाद फ़ोन बंद कर दिया। और सुल्तान शाह कहाँ है? मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए पूछा। अपने कमरे में पड़ा सो रहा होगा। पता नहीं वीरा ने उसे कौन सी ख्वाबावर दवा दी थी कि उसे लेने के बाद से सुल्तान शाह पर रह रह कर नींद के लंबे दौरे पड़ रहे हैं। वो जब भी बेदार होता है वीरा को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। गजाला ने हंसते हुए बताया, ये मेरी दी हुई दवा के असरात नहीं हो सकते। वीरा ने वसूख से कहा, उसके दिमाग में कोई अंदरूनी ज़रब आई है। मुझे ऐसी किसी ज़रब का इल्म नहीं जो आदमी को किसी एक फ़र्ज से मुतनफ़र करते। मैंने वीरा को घूरते हुए कहा, तुमसे एक संगीन हमाकत सरजद हुई है। अब उसका दिफा करके मजीद हमाकत करने की कोशिश मत करो। उसे उसके हाल पर छोड़ना मुनासिब नहीं है। मैं भी कमरे में जाकर उसे जगाती हूँ। यह हरकत तुम ना करना तो तुम्हारी जान को आ जाएगा, मैंने बेजारी से कहा। अब कुछ देर के लिए चैन से बैठी रहो ताकि मैं जलाल से यकसुई से बात कर सकूं। स्पीकर फोन ऑन कर लें, खिलाफे मामूल गजाला ने नरमी से फरमाइश की। जलाल की तरफ से मैं भी तजस्सुस में पड़ गई हूँ। शाबाश, वीरा ने उसे उकसाया। इस वक्त तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। मैंने ड्राइंग रूम में बैठकर स्पीकर फोन ऑन कर लिया। गजाला ने बताया CSD पहले ही ऑन थी। मैंने जलाल से लिया हुआ नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से उसी ने कॉल वसूल की और मेरी आवाज़ सुनकर हैरान रह गया। अभी आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ और तुम अपने घर आ गए। मालूम होता है कि तुमने वहां से घर आने में तेज रफ्तारी के सारे जौहर दिखा डाले। आज तुमने गैर मामूली अंदाज में बात करके मुझे बेचैन कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह पर लगाऊं और उड़कर घर पहुंच जाऊं। मैं नर्म और हमवार लहजे में कहा, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे साथ खैरियत तो है ना? मैं मुकम्मल खैरियत से हूँ। क्या मेरी आवाज़ यह बताने के लिए काफ़ी नहीं थी कि इधर खैरियत है? मेरी तशवीश पर वो हंस पड़ा। वनूद का मामला भी पाया तकमील को पहुंच गया। कम अज़ कम अखबारी खबरें यही बता रही हैं। इसका मामला मेरी तवक्का से ज़्यादा आसान साबित हुआ। वो यूं इत्मीनान से मारा गया जैसे कभी पैदा ही नहीं हुआ था।
अखबारात ने उसके खून की जिम्मेदारी आईमैन और उसकी बीमगन पर डाल दी है। वो इस इल्जाम तराशी पर सख्त बंधाया हुआ था। ओह, यूं महसूस हुआ जैसे वो इस इतला से माजूस हुआ हो। उसने अपनी बात जारी रखी। मालूम होता है कि आज फिर उससे तुम्हारी गुफ्तगू हुई है। आज दोपहर में उसकी दी हुई 24 घंटे की मुद्दत भी पूरी हो रही थी। तुम्हारी इससे मुलाकात का क्या रहा? आज मेरे लिए तारीखी दिन है। इससे 2 मरतबा फोन पर बात हुई और फिर मुलाकात भी हो गई। तो क्या वो बेखौफी से गोल्डन फार्मेसी पहुंच गया था? जलाल का वो सवाल बेसाख्ता और तहय्युर अमेज था। मैंने देखा कि उसकी पुरस्कून और नॉर्मल आवाज सुनकर गजाला और वीरा के चेहरों पर छाई हुई तशवीश और मुर्दनी दूर हो चुकी थी। बिल्कुल आखिरी लम्हात पर उसने अपना प्रोग्राम बदल दिया था। यह कहकर मैंने इख्तिसार के साथ अपनी और उसकी गुफ्तगू से मुलाकात और फिर तसादुम के वाकयात दोहराने शुरू कर दिए। इनमें से बात तफसीलात वीरा के लिए नई थी, जबकि गजाला तो सिरे से बेखबर थी। डैनी और दूसरी सिल्वर आई ने उसे दीवाना किया हुआ है, वरना मुझे अंदेशा था कि वो तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं करेगा। मगर उसे एक मुलाकात के बाद मेरा हौसला बढ़ चुका है। मैं उससे अगली मुलाकात की तैयारी कर रहा हूँ। कहीं 7 बजे तुम उसकी तलाश में तो नहीं जा रहे? वो मेरी इतला पर चौंक पड़ा। यह बात का मौजू है, मैंने तुम्हें असल बात बता दी है। यह बताओ कि तुम मुझसे बात करने के लिए इतने मुस्तरिब क्यों थे? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शिकार सामने है मगर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। फनोद के मामले में तुम आजाद रवि का मजा उठा चुके हो। दोबारा हौसला करके देखो। मैंने पूरी बात जाने बगैर उसे उकसाया। वो बराबर का मुकाबला था, मेरे सामने सिर्फ फनोद था। इस बार मामला मुख्तलिफ है। कहीं तुम जैक स्मिथ की बात तो नहीं कर रहे? मैंने हैरत से पूछा। कमाल हो गया, उसकी बेसाख्ता आवाज आई। बाजुकात तुम्हारे दुरुस्त अंदाजे मुझे हैरान कर देते हैं। इस वक्त किसी हवाले के बगैर तुम्हारा ज़हन उस मरदूद की तरफ कैसे चला गया? इस वक्त हम दोनों की निगाहों में वही एक मुश्तबा शख्स है जो अमरीकी कौंसल खाने की सफारती पनाह में छुपा हुआ है। यह बात तुम ही ने मुझे बताई थी। वो स्याफाम अमरीकी है। अगर मकामी लिबास पहन ले तो करीब से देखने पर भी पढ़ा लिखा मकरानी नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चेहरे पर ताज़ा जख्मों के निशानात थे। महज इसी एक नुक्ते की वजह से मैंने उस पर अपनी गैर मामूली तवज्जो मरकूज की हुई थी। इसके बारे में कोई नई बात सामने आई है? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। वो मुसलसल अमरीकी कौंसल खाने की हदूद में छुपा हुआ था, दिन रात वहीं मुकीम था और मेरे आदमियों को उस पर अपना काम आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही थी। आज सुबह एक चार्टर्ड परवाज से कराची एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल के रास्ते अमरीकी डेल्टा फोर्स के 6 कमांडोज यहां पहुंचे तो मैंने अपना काम जरा तेज कर दिया। काफी अरक्रेजी के बाद पता चला कि वो 6 कमांडोज जैक स्मिथ की हिफाजत के लिए आए हैं। इनमें से 2 कमांडोज 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में दिन रात उसके साथ रहेंगे। तो क्या उसने कौंसल खाने के हदूद से बाहर निकलने का इरादा कर लिया है? सिर्फ इरादा ही नहीं कर लिया, इस वक्त वो बाहर निकला हुआ है। इस सारे बंदोबस्त से अंदाजा हो रहा है कि वो कोई बड़ा खेल खेलने का इरादा किए बैठा है। इस वक्त भी 2 देवजाद कमांडोज सायों की तरह उसके साथ लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छे आसार हैं। समझ लो कि ये कमांडोज उसकी शामत बनकर नाजिल हुए हैं। वो इन पर भरोसा करके बाहर निकलता रहेगा तो जल्द ही मारा जाएगा। मुश्किल है, मैं इस काम में हाथ नहीं डाल सकता। तुम मेरी मजबूरियों से वाकिफ हो। तुमने वनूद के बारे में अपने असूल तोड़कर मुझे हैरान कर दिया है। तुम मुझे दोबारा भी हैरान कर सकते हो। यह एक और 3 का मामला है। तुमको मालूम है कि डेल्टा फोर्स के हर रुकन पर अमरीकी नाज करते हैं। ये लोग सहराओं, दरियाओं, पहाड़ों और बर्फज़ारों में हर किस्म की जंगी और छापामार कार्रवाइयों के लिए तैयार किए गए हैं। हर कमांडो मार्शल आर्ट्स का माहिर होता है। इनकी मौजूदगी की वजह से वार जरा भी ओछा पड़ जाए तो उल्टी आंतें गले पड़ जाएंगी। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। मैंने तुम्हें इतला दे दी है। अब कुछ करना या ना करना तुम्हारे इख्तियार में है। तुमने बताया था कि जैक स्मिथ एक अमरीकी अफसर है। इसका ताल्लुक किस डिसिप्लिन से है? वो अपने असल नाम से सरकारी पासपोर्ट पर आया है। उसने एयरपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पर अपना फॉर्म जमा कराया था। इसके मुताबिक वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का डिप्टी डायरेक्टर है। इससे ज्यादा मुसद्दिका इतला और कोई नहीं हो सकती। मेरा यह शुबा दुरुस्त निकला कि वो काला कोई बड़ा अमरीकी अफसर है। आईमैन की पुष्टपनाही कर रहा है वो। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, एक ठोस और अफसोसनाक हकीकत है जिस पर मेरा मुश्तिल होना तुम्हारे लिए काबिल फहम होना चाहिए। मुझे तुम्हारे जज्बात का पूरा पूरा एहसास है। अब तुम्हारे आदमी इसका पीछा कर रहे हैं या तुमने बददिल होकर उस मामले से हाथ उठा लिया है? मैंने रसानियत से पूछा। किसी संगीन मामले में खामोश तमाशाई बने रहना बहुत आसाब शिकन काम होता है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मेरे आदमी इस वक्त बोट बेसन के उस बंगले के बाहर मौजूद हैं जिसमें वो तीनों 5 बजे से घुसे हुए हैं। अचानक मेरी खोपड़ी में धमाका सा हुआ। वो मुझे सारी ड्राम कहानी सुनाए जा रहा था। काम की बात दिल में लिए बैठा था। मैंने बेसाख्ता हैजान ज़दा लहजे में पूछा, बोट बेसन की उस मकान पर फाल्कन हाउस की तख्ती तो आवेजा नहीं है?
तुम इस बारे में क्या जानो? सच से बताओ कि इस इमारत का नाम तुम्हें किसने बताया? माय डियर जलाल, फाल्कन हाउस इस वक्त आईमैन की कमीनगाह है। B52 के बाद उसने वहीं पनाह ली और 7 बजे हम वहीं जा रहे हैं। ओह नो, ये तो कमाल हो गया। जलाल की आवाज से बेपाया मुसरत का इजहार होने लगा। आज 2 बजे वो भाग निकला था, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो फाल्कन हाउस में मुकीम है? मैंने फरजाना और खालिद के पकड़ जाने की कहानी छेड़ दी। हम दोनों की मालूमात यकजा होने के बाद हालात ने अचानक सनसनीखेज मोड़ ले लिया था, इसलिए मैंने इन वाकयात की जुज़वियात को दानिस्ता नजरअंदाज कर दिया। यह मानना पड़ता है कि किस्मत की मेहरबानियों के साथ तुम्हारी कोशिशें और दिमाग सोजियां हर जगह बार आवर साबित होती हैं। एक ही दिन में तुमने काबिल रश कामयाबियां हासिल की हैं। मैं तुम्हारी मजीद सुरखरुई के लिए दुआ गो हूँ, लेकिन यह बात याद रखना कि इस वक्त फाल्कन हाउस में 2 नहीं 5 अफराद हैं, जिनमें 2 खतरनाक जंगजू हैं जो किसी भी मुकाबले का रुख बदल देने की सलाहियत रखते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि इस वक्त तुमसे बात होगी, वरना हम बेखबरी में 7 बजे वहां पहुंच जाते। आयमैन और कैरी के लिए हमने वाजबी सी तैयारी की थी। अब हमें अपने पूरे प्रोग्राम पर नजरसानी करनी पड़ेगी। अगर तुम आज ही वहां जाने के इरादे पर कायम हो तो मैं अपने आदमी वहां से हटा लूं। इनके रहने से कोई संगीन पेचीदगी पैदा हो सकती है। वो सिर्फ निगरानी पर मामूर हैं, तो तुम 7 बजे उन्हें हटा दो। अगर किसी वजह से हमारा प्रोग्राम मुलतवी हुआ तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैक गुमनाम आदमी नहीं है, वो आयमैन की तरह रुपोशी इख्तियार नहीं करेगा। मैं CSD के बगैर खुलकर ये सारी बातें नहीं कर सकता था। अब मेरे जहन पर कोई बोझ नहीं रहा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जो गली मेरे लिए बंद साबित हो रही थी, तुमने उसमें अपनी राह बना ली है। मैं इसी फोन पर किसी अच्छी खबर का मुंतजिर रहूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं इशारों कनायों में तुम्हें कुछ न कुछ जरूर बता दूंगा। मैंने फोन बंद कर दिया और इस्तरारी तौर पर अपनी जेब से पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा ली। यह हैरानकुन वाकया रुनमा हुआ है। दोनों अपने अपने तौर पर काम कर रहे थे, मगर आखिर में मंजिल एक ही साबित हुई है। वीरा बोली, जलाल में बड़े सरकारी अफसरों वाली रौनत नहीं है। उसकी सबसे अच्छी आदत यह है कि चलता है तो पूरी टीम को लेकर चलता है। मैंने कहा, इस वक्त वो जरा भी कसलमंदी से काम लेता तो हम फाल्कन हाउस में जैक और उसके साथियों की मौजूदगी से बेखबर रहते और हमारा मिशन नाकाम हो जाता। मैंने CSD ऑफ की और स्पीकर फोन ऑन करने के बजाय रिसीवर उठाकर अव्वल खान का मोबाइल नंबर डायल करना शुरू कर दिया। इस वक्त 7 नहीं बजे थे। मुझे उम्मीद थी कि वो स्टेशन 4 से नहीं निकला होगा, मगर यह जरूरी नहीं था कि वो अपने दफ्तर में मौजूद होता। मोबाइल फोन पर उससे फौरी राब्ता हो गया। अव्वल खान के लिए वो खबर सनसनीखेज थी, मगर तशवीशनाक भी थी। मैंने इख्तिसार से काम लेते हुए उसे सिर्फ इतनी बात बताई कि हमारा काला दुश्मन अपने 2 मुसल्लह मुहाफिजों के साथ हमारे मतलूबा मकान में मौजूद था। उसने मुझसे फौरी तौर पर घर आने का वादा कर लिया। वो पहले से तय किए हुए प्रोग्राम के मुताबिक 2 आदमियों और 2 गाड़ियों के साथ आ रहा था। बाहिमी मुशावरत के बाद हिकमत अमली में कोई तब्दीली तय पाती तो एक फ़ोन करके अपने कैंप से मजीद नफरत तलब कर सकता था। हम तीनों को ज्यादा देर तक इसकी आमद का इंतजार नहीं करना पड़ा। वो आया तो उसके चेहरे पर किसी किस्म के जोशो खरोश के बजाय फिक्र और परेशानी ने डेरे डाले हुए थे। हाँ, अब बताओ कि जलाल क्या कह रहा था। उसने आते ही मुतालबा कर दिया। मैंने उसे पूरी बात से आगाह कर दिया। उसका सर्द रवैया देखकर मुझे मायूसी हुई थी। जैक जब तक वहां मौजूद है, हमें उधर का रुख करने से गुरेज करना चाहिए। मेरे खामोश होने पर उसने अपना फैसला सादिर कर दिया। क्या यह बात हमारे हक में नहीं है कि इस वक्त फाल्कन हाउस में एक के बजाय हमारे 2 हरीफ मौजूद हैं? मैंने पूछा। आयमैन की बात अलग है। वो एक आम अमरीकी होने के बावजूद हमारा मुलजिम बन चुका है। उसके खिलाफ अखबारों में काफ़ी मवाद छप चुका है। उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो बाहर से कोई मुदाखलत करेगा, ना उसके हक में कोई आवाज़ बुलंद होगी। जैक और डेल्टा फोर्स वालों की मौजूदगी मामलात को बिगाड़ देगी। इन तीनों की मौजूदगी की वजह से तुम्हें किस बिगाड़ का खौफ है? वीरा ने सवाल किया। वो सरकारी आदमी है, अपनी मदद के लिए पुलिस या अपने कौंसल खाने से फोन पर मदद तलब कर सकते हैं। कोई भी आने से इनकार नहीं करेगा। इसी वक्त सुल्तान शाह आ गया। उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई लग रही थीं। मूड बहुत खराब था, जो वीरा को देखकर मजीद खराब हो गया। उसने आते ही वीरा को मुखातिब करके कहा, तुमने धोखा देकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं दवा के बद असरात अभी तक भुगत रहा हूं। मैंने तुम्हारे साथ हमदर्दी और भलाई की थी। वीरा ने खिलाफत वक़्त नरमी से जवाब दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम पड़ जाओगे। ये बताओ कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? चाहो तो किसी डॉक्टर को दिखाया जा सकता है, मैंने हमदर्दाना लहजा में कहा। गजाला भी जिद कर रही थी। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, वो तबीयत को और बिगाड़ देगा। दवाएं मुझे रास नहीं आती। 1-2 रोज में मेरी तबीयत खुद ही समझ जाएगी। यह गनीमत है कि वीरा की मेहरबानी के बावजूद मैं जिंदा नजर आ रहा हूँ। इस पर कानूनियत तारी थी। इसकी आमद की वजह से एक अहम मौजू पसे पुश चला गया था। मैंने गजाला को इशारा किया और वो अव्वल खान की तरफ से
मिजाज पुरसी के बाद सुल्तान शाह को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे की तरफ चली गई। वो सरकारी आदमी जरूर है, मगर अपने पेश रुओं की तरह इस वक्त बहुत गलत मकाम पर आईमैन के साथ मौजूद हैं। पता नहीं ये लोग माजी के तजर्बात से सबक लेने के बजाय खुद सरी के मुजाहरे पर क्यों तुले रहते हैं। इस वक्त इनकी पोजीशन मखदूश तरीन है। वो किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने के बजाय फाल्कन हाउस से निकल भागने की कोशिश करेंगे और मारे जाएंगे। मुतबादल रास्ता इन्हें मजीद तबाही की तरफ ले जाएगा। मैंने अव्वल खान की बात का जवाब दिया। मेरे ज़हन में एक अंदेशे ने जन्म लिया था, मैंने तुम्हें उससे आगाह कर दिया। अब अक्सरियत जो फैसला करेगी मैं उसे तस्लीम कर लूंगा। इसका मतलब है कि मेरा जवाब तुम्हारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मैंने पूछा, तुम हालात को अपनी ऐनक से देख रहे हो, जरूरी नहीं कि वो लोग भी इन्हीं खतूत पर सोचें। जब मौत सर पर मंडलाने लगती है तो इंसान इस बला को टालने के लिए हर जतन करता है। मुझे इस मुहिम जोई में सख्त खतरा नजर आ रहा है। हो सकता है कि वो अपने बचाव के लिए कुमक तलब कर लें, लेकिन वो मुख्तार कुल नहीं है। इनके ऊपर वाले हर बात से बाखबर होंगे। मीरा ने साथ देते हुए कहा, इनको इल्म होगा कि जैक किस से मिलने के लिए बोट बेसन गया है। वो खुलकर इस गंदे खेल में मुलव्विस नहीं होंगे। मुझे इस ऑपरेशन में कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, मैं नरमी से कहा। ज्यादा से ज्यादा हम ये एहतियात कर सकते हैं कि इन्हें ललकार का मुकाबले को तूल देने की कोशिश न करें, इन पर अचानक वार करें और इनको दबोच लें। अव्वल खान की आंखों में इत्मीनान की एक लहर सी दौड़ती हुई नजर आई। शायद मेरी आखिरी तजवीज में उसे कोई तसल्ली बख्श नुक्ता नजर आ गया था। ठीक है, वो बोला, हमारी तैयारी बहुत काफी है, नफरी में कुछ इजाफा करना होगा। आपस में इत्तेफाक राय होने के बाद हमने इस मिशन के लिए नए सिरे से अफरादी जरूरियात का जायजा लेना शुरू कर दिया। बोट बेसन का इलाका दिन के उजाले में कदरे उजड़ा उजड़ा और बेरौनक सा नजर आता है, लेकिन अंधेरा गहरा होने के साथ साथ वहां रोशनियों और तफरीह के मुतलाशियों का एक सैलाब आ जाता है, जो खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया की दुकानों के गिर्द रात गए तक रवा रहता है। हमारा कारवां चुराहे के एक कोने पर दूर तक फैले हुए फूड सेंटर्स के सामने से गुजरा तो वहां जिंदगी अपने शबाब पर आई हुई थी और फिजा दूर दूर तक पकते, भुनते और तलते हुए खानों की इश्तिहा अंगेज खुशबुओं से रची हुई थी। सड़क के बाएं किनारे पर मोड़ आते ही यह रौनक यकायक खत्म हो गई और इस इलाके की मखसूस रहायशी वीरानी का राज शुरू हो गया, जिसे वहां रहने वाले अपनी इस्तिलाह में सकून का नाम देते थे। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था। अपने नए प्रोग्राम के तहत हम ठीक 9 बजे फाल्कन हाउस के नवाह में पहुंच चुके थे। आजकल के मुकाबले में इस जमाने में वो इलाका पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था। बहुत से प्लाट खाली पड़े हुए थे, कहीं कहीं तामीराती सामान बिखरा हुआ था। खासतौर पर फाल्कन हाउस वाले हिस्से में खासे कम मकानात बने हुए थे। इनमें से भी कुछ गैर आबाद थे और तारीकी या नाकाफी रोशनी में डूबे हुए थे। गाड़ियां फाल्कन हाउस से दूर एक तारीक और खाली प्लाट पर रोककर इंजन बंद किए गए तो फिजा में शीरीं सराय की नगमे की धीमी सी रेडियाई गूंज सुनाई थी। वो ज्यादा दूर की आवाज नहीं थी। शायद किसी जेर तामीर मकान में रहने वाले मजदूर दिन भर की थकान दूर करने के लिए रेडियो पर अपने पसंदीदा गुलकारों के नगमे सुन रहे थे। वो बारसूख उमरा और शुराफा का रहायशी इलाका था, इसलिए इस बस्ती में आर्जी पड़ाव डालने वाले मजदूर डरे सहमे रहते थे। तारीक और खुशगवार फिजा में तैरती हुई मधुर आवाज उन्होंने धीमी रखी हुई थी ताकि वो इलाके के मुस्तकिल मकीनों की समात पर ग्रह न गुजरे। फिर भी मुझे वो नगमा अपने मीठे बोलों के साथ साफ सुनाई दे रहा था। एक तरफ जिंदगी की बेफिक्री और बेसबाती थी, जहां मजदूर दुनिया और माफिया की हर फिक्र से बेपरवाह होकर पराई छत के नीचे नान शमीना से सैर होकर आराम कर रहे थे, और दूसरी तरफ फाल्कन हाउस का गलीज माहौल था, जहां बिगड़े हुए ज़हनों वाले फिरौन सिफ्त बदमाश सर जोड़कर इंसानों को बिगाड़ने और तबाह करने की फिक्र में लगे हुए थे। श्योर इसके पुष्पनाहों के रवैयों से ऐसा जाहिर होता था जैसे इनमें से हर एक को अपने न मरने का पूरा यकीन हो। वो सब कुछ तबाह करके अपने इख्तिदार और इख्तियार का सिक्का चलाने के आरज़ूमंद थे, और हम अल्लाह के बेलोस शेरों की एक मुख्तसर सी टुकड़ी के साथ इनके इरादों को मलिया मेट करने की तैयारियां कर रहे थे।